ओके फाइन। आई थिंक लास्ट वाले क्लास के अंदर, है ना बच्चों, लास्ट वाले क्लास में हमने ये देखा था कि हमारा डेल्टन्स जो एटॉमिक लॉ है फेल क्यों हो गया, राइट, है ना? यस फेल हो गया था, हमको वो फाइंड आउट करना था कि डेल्टन्स फेल क्यों हो गया था। तो हमने फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था बच्चों, कोई हेल्प कर पाएगा मेरा? फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला था? matter consist of individual atoms. हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया था कि डेल्टन ने ये बोला कि जो मास, जो एटम है, सॉरी जो मैटर है, उसका सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? एटम्स है। एटम से छोटा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम फ्यूचर में स्टडी किया गया, हमने क्या देखा? एटम से भी छोटा पार्टिकल्स होते हैं। कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन। ये हमने कल देखा था, ये हमने फर्स्ट पॉइंट देखा, इसकी वजह से फेल हो गया था। सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा? तो बोल रहे कार्बन के एक ही आत्म होंगे। मतलब कि उन्होंने कार्बन के बारे में बोला, उन्होंने खाली ये बोला कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, उनका एक ही मास होगा, दूसरा कोई मास नहीं होगा, उनकी सेम प्रॉपर्टी भी सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हम आइसोटोप्स या हम आइसो बार के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है? किसी किसी का मास नंबर सेम है, किसी का अलग, दूसरा कुछ सेम है ना? तो यहाँ पे आपका क्या बोलता है, डेल्टन्स फेल हो गया। तो ये दो मेजर कारण थे कि जो आपका डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल हो गया के बारे में, ठीक है ना? और वो ये भी नहीं बता पाया कि सेम एलिमेंट्स कंबाइन क्यों करते हैं, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन क्यों कर रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्यों कंबाइन कर रहा है, वो ये भी नहीं बता पाए थे, ठीक है ना? ये तो रहा अभी तक हमारा कौन सा वर्ड, अभी तो हमने जो थियरी पढ़ा था, ठीक है ना? अब आज से जो क्लास है या अभी जो क्लास लगेगी आपकी, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू शेयर। क्योंकि ये जो टॉपिक से मैं बता रहा हूँ, ये आपके टेक्स्ट बुक में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया गया है, लेकिन कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, वो उसके बारे में बात नहीं की गई है। तो अभी जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है? एटॉमिक मास वाला टॉपिक है। तो एटॉमिक मास के हम प्रॉपर्ली पढ़ाई करेंगे, हम इसे क्यों फाइंड करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति से समझ समझ के हम इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है? डन। जिसको भी हम आगे चलना है, चैट बॉक्स में थम्स अप फटाफट डाल दो, फटाफट चैट बॉक्स के अंदर, कम ऑन। ओके, बहुत बढ़िया बच्चा, कम ऑन, ठीक है। चलिए, अब देखो, जब हम एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं, जब हम 2 सेकंड बेटा, तो जब हम, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। चलो अब यहाँ प्रॉपर ध्यान दो, समझेंगे, ठीक है ना? अब देखो, जब हम एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं, एटॉमिक मास मतलब क्या? एटॉमिक मास मतलब क्या कि हम क्या बोलेंगे? हम इसको ये बोलेंगे, इट इज द मास ऑफ एटम, है ना? यही होगा। जब मैं एटॉमिक मास के बारे में बोलूंगा तो उसका मतलब क्या होगा? मास ऑफ एटम होगा, वही तो होगा। लेकिन हम मास ऑफ एटम फाइंड आउट कैसे करते हैं? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में हमको देखना है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट पॉइंट हम क्या देखते हैं? फर्स्ट पॉइंट ये देखते हैं, एन एटम्स आर टू स्मॉल, जिनका डायमीटर कितना है? 10⁻⁻⁰ मतलब बहुत छोटा है। उनका वेट कैसे? बहुत कम ही है। इट इज नॉट एबल, so it is not possible to measure the mass directly, hence it is proposed to have a relative scale of the standard atom। क्या बोला है? अगर हमको एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है तो क्या हमें क्या पड़ेगा? इतना छोटा पार्टिकल है, हमें एक रेफरेंस लेना ही पड़ेगा। बिना रेफरेंस लिए हम क्या कर सकते हैं? हम मास फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट, फिर क्या किया? IUPAC, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री ने क्या किया? एक कॉन्सेप्ट दिया। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? AU, दैट इज एटॉमिक, ओके स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा क्या? सबको स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों? सर हो रहा है। सॉरी सर। सर हो रहा है। ओके ओके फाइन, ये दिख रहा है आपको प्रॉपरली? यस सर यस यस सर अब देखो, यस सर। जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इस पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है, जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है। अभी टेक्स्ट बुक में क्या दे दिया है कि 1 AU, AU मतलब क्या?
एटॉमिक Like मास mass unit. यूनिट, मास यूनिट। है ना। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, और 1 U क्या होगा, किसके बराबर होगा, 1.668, इतना 10⁻27 kg के आसपास होगा। लेकिन ये वैल्यू आया कहाँ से, ये वैल्यू आया कहाँ से, तो बता सकते हैं मुझे। चलिए स्टार्ट करें फिर हम। Yes, Okay. sir. यस Yes, सर। sir. अब देखो, Yes, सबसे sir. सबसे पहले बात ये है कि हम एटॉमिक मास, अभी जो हम करंट हमारा जो सिनेरियो है, हम एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हम यूज करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। क्या करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज करते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, करोड़ों में इसकी प्राइस होती है, मतलब कि आपका एक मास इंस्ट्रूमेंट बहुत बड़ा होता है, करोड़ों में इसकी प्राइसिंग होती है। तो हम अभी क्या करते हैं, हम इसको अभी यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन पहले क्या यूज करते थे, पहले हम यूज करते थे रेफरेंस। पहले हम क्या करते थे, ऐसे रेफरेंस हम यूज करते थे हाइड्रोजन। क्या कैसे करते थे, हाइड्रोजन को हम ऐसे रेफरेंस लेते थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उसके बाद ये आया कि साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं, अभी हाइड्रोजन को रेफरेंस नहीं लेना है, अभी हम रेफरेंस किसको लेंगे, अभी हम रेफरेंस लेंगे कार्बन को। क्या लेंगे, कार्बन 12 को हम क्या लेंगे, रेफरेंस लेंगे। वो भी कौन सा स्टेट में, उसकी ग्राउंड स्टेट में, उसके ग्राउंड स्टेट में उसकी रेफरेंस लेंगे। पर कार्बन 12 को क्यों क्यों लेंगे, कार्बन 12 में से क्या खासियत है कि उसी को हमने क्यों लिया, क्यों हमने पोटेशियम को नहीं लिया, क्यों हमने सोडियम को नहीं लिया, क्यों हमने सिर्फ कार्बन को लिया। तो इसका आंसर ये है कि ये जो मॉलिक्यूल क्या है आपका स्टेबल है, अभी के लिए क्या है आपका स्टेबल है, और ये क्या ऐसा बहुत ज्यादा अबंडेंट, मतलब कि बहुत इजीली मिल जाता है। क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इजीली मिल जाता है। समझ में आया बच्चों। Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई बोलेगा, Yes, sir. अगर कोई बोलेगा कि कार्बन टनल क्यों हम यूज करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, इट इज स्टेबल, इजिली Abundant. अवेलेबल और अबंडेंट, बहुत ज्यादा मिलता है, हमें इसकी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, समझ गए। ओके यस सर। ओके फाइन। अभी देखो, ये जो हमारा देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे वैल्यू, ये जो 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू कहाँ से आया, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये बुक आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। और यहाँ पे हम क्या आते हैं, ऐसे फैकल्टीज आते हैं जो हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं इसके बारे में, टॉपिक के बारे में। अब यहाँ पे देखो, आई थिंक बहुत मजा आएगा आपको यार पार्ट, ठीक है ना। अब देखो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं, हमने ये देखा दैट इज, यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा है, दैट इज 1 AUMU। क्या लिखा हमने, दैट इज 1 AUMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 कार्बन एटम। क्या बोला उन्होंने, जो हमारा 1 AUMU है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ कार्बन एटम, है ना। अब देखो, ये तो एक वैल्यू है, ये तो हमें पता चल जाएगी, लेकिन ये वैल्यू कहां से आएगा, तो हम क्या करेंगे। ओके, तो मैं अभी थोड़ा आई थिंक यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखूं, चलेगा आपको। Yes, sir. ओके चलिए, Yes, sir. ओके ओके फाइन फाइन ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये वाला पार्ट, ये 1 AU में कैसे आया। जब अभी देखो हमने क्या देखा यहाँ पर कि 1/12 तो है, हमें क्या फाइंड करना है, मास ऑफ C12 कार्बन एटम फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब देखो, जब हम कार्बन के बारे में बात करेंगे, जब हम कार्बन के बारे में बात करते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होगा उसका, 6, Sir. है ना, 6 होता है, ठीक है ना। अगर आप मुझे बोलोगे सर इसका एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, इसका मतलब क्या होगा, मैं ये बोलूँ, अगर ये न्यूक्लियस, अगर ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या होगा, इसमें 6 प्रोटॉन होगा, 6 neutron. न्यूट्रॉन होगा, और क्या होगा, Neutron. हाँ 6 electron. होगा, हाँ 6 electron. 6 electron. और क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और बाहर के इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, है ना, ये होगा। जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो हमें मास कहाँ से पता चलता है, हमें मास कहाँ से पता चलता है, एटम के न्यूक्लियस में से पता चलता है ना, किससे पता चलता है, एटम के न्यूक्लियस से। और हाँ बच्चों देखो, ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये नोट, ये आपके बुक में नहीं मिलेगा, तो प्लीज आप इसे नोट डाउन एक बार करते रहिए। रिपीट करना प्लीज। हाँ
ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 6 है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा 6 प्रोटॉन होगा और 6 न्यूट्रॉन होगा। ये मानते हो कि नहीं मानते बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और क्या होगा, और यस 6 सर। और 6 इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, और 6 इलेक्ट्रॉन होगा जो ऑर्बिट के अंदर घूम रहा होगा, राइट, जो ऑर्बिट के अंदर घूम रहा होगा। तो जब हम मास फाइंड करते हैं तो मास हमें कहाँ से मिलता है, हमने ये पता है कि मास हमें मिलता है न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ से मिलता है हमें, न्यूक्लियस के अंदर से मिलता है। अब न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में है 6 प्रोटॉन और क्या है 6 न्यूट्रॉन है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या है 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है ना। और आपको ये भी शायद पता नहीं होगा, जो प्रोटॉन का जो मास होता है और न्यूट्रॉन का जो मास होता है क्या होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर। क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। हाँ, तो अभी हम क्या मानेंगे कि जो प्रोटॉन है वही आपका न्यूट्रॉन, हम अभी मान लेते हैं। तो क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अभी देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे लिखता था मैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों के दोनों। तो अभी मैं क्या लिख सकता है इसको, 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ प्रोटॉन। तो क्या हुआ, हमें क्या मिला 12 मास ऑफ प्रोटॉन। क्या मिला हमें 12 मास ऑफ प्रोटॉन मिला। इतना समझ में आया बच्चों? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. पक्का समझ में आ गया? यस sir. यस सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, जो हमारा मास ऑफ प्रोटॉन होता है, उसका वैल्यू क्या आता है, मास ऑफ प्रोटॉन का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। कितना होता है, 24 ग्राम होता है। अगर आप इसको केजी में कर दो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻27 हो जाएगा, बस, और कुछ फर्क नहीं। अभी हम करेंगे उसको ग्राम को लेकर चले, क्या करेंगे, ग्राम को लेकर चलेंगे, ठीक है। Yes, sir. ओके, यस सर। तो अब देखो, अभी हमने क्या किया, अगर हमें मास ऑफ कार्बन निकालना है, हमें क्या निकाल रहे हैं 1, मतलब कि मास ऑफ, हमें अब क्या निकाल रहे हैं, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। हम क्या निकाल रहे हैं, मास ऑफ 1 कार्बन एटम निकाल। तो कितना आंसर आया हमारा, हमारा आंसर ये आया 12 मल्टीप्लाई बाई 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 ग्राम आया। ये होगा कि नहीं होगा? Sir, 1.9924 into 10 raised to power minus 23. हाँ, ये कैसा है, वो पूछ रहे हो क्या? नहीं सर, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये। हाँ, मल्टीप्लाई, अगर आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 12.66 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 24 आ जाएगा। मतलब इसको मैं ऐसे सकता हूँ, इक्वल टू 12.66, या फिर आप मल्टीप्लाई करो फटाफट कैलकुलेटर के अंदर, क्या आंसर आएगा चेक करो तो। 1.992 कितना आएगा, 1. 9924 Okay. into 10 raised to power minus 20. ये आपका कुछ ऐसा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो हमारा 1 AUMU, जो हमारा 1 AUMU था, उसका फॉर्मूला क्या था, 1 AUMU का फॉर्मूला क्या था, 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अभी हमने 1 कार्बन एटम का मास कितना निकाला, इतना निकाला, दैट इज 12 मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 लिखा। अब क्या हुआ, यहाँ से ये 12 और यहाँ से 12 कट गया, तो हमें क्या मिला, 1 AMU का वैल्यू हमें कितना मिला, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम हमें मिला, ठीक है ना। जो किसके बराबर है, जो जिसके बराबर है किसके, मास ऑफ प्रोटॉन। किसके बराबर है, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। अब देखो बच्चों, जिस भी बच्चे को ये वाला पार्ट प्रॉपर्ली समझ नहीं आया तो प्लीज अभी पूछ लो, क्योंकि ये बहुत बेसिक्स है। ये अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको बाद में दिक्कत पड़ेगा। समझ में आया ये वाला पार्ट? तो समझा दो Yes, sir. सर बता दो एक बार दोबारा से। एक बार बता दो दोबारा। एक बार बता दो दोबारा से। एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर दो, हाँ रिपीट करूं मैं ना प्रॉपर्ली। Yes, यस sir. सर। यस सर। ओके, अच्छा ये बताओ मुझे, अब मैं जो आपको पूछा उसका आंसर बता, यस या नो में आंसर देना, ठीक है ना। यस ये सर। मास, हाँ ये मास वाला पार्ट पता चला, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ये वाला पार्ट पता चल गया आपको। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ,
सेकंड वाला पार्ट समझ में आया, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये पता चला। Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. ओके, फिर मैंने क्या बोला कि मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों सेम होते हैं, ये वाला पता चला। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, उसका ये वाला पार्ट पता चला, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू कितना आता है, इतना आता है, कितना आता है मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू इतना आता है, कितना 1.6 इतना आपका, हाँ ये आपका मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू आता है, इतना समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो इसके बाद वाला पार्ट में बताता हूँ। सर बोलो। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू कहाँ से आई? हाँ, ये जो वैल्यू आई ना, हम ये क्या यूज करते हैं, ये साइंटिस्ट लोगों ने जो किया मास स्पेक्ट्रोमीटर लिया, उससे उन्होंने वेरीफाई किया कि जो वैल्यू आती है ना इसकी इतनी आती है। अगर आप एनसीईआरटी के बैक साइड पे जाओगे ना, वहां पे लिखा होगा अपेंडिक्स करके, तो वहां पे लिखा होगा मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू ग्राम्स के अंदर कितना होता है, तो वहां से ये वैल्यू आया। ठीक है, यस Yes, sir. ओके, ठीक है ना। अब देखो 6 + 6 कितना होता है, 12 होता है, So 12. 12। हाँ 12 होता है, ठीक है ना। हाँ, अब मैंने क्या किया, 12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन लिखा मैंने यहाँ पर, क्या लिखा मैंने, 12 मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। ये हमें क्या मिला था, ये मिला था मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मतलब कि एक कार्बन एटम का मास कितना होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन। समझ पड़ा, Yes, sir. Yes, sir. पक्का पता चल रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैंने क्या किया, 12 मल्टीप्लाई कर दिया किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से, दैट इज 1.66 × 10⁻², इतना वैल्यू मुझे मिल गया। मतलब क्या, मेरा ये वाला पार्ट खत्म हो, कौन सा, ये वाला पार्ट, तो मैं कलर कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ तो सही अच्छे से पता चलेगा। तो ये वाला पार्ट जो था मुझे प्रॉपरली पता चल गया। अभी बच्चों, अभी हमने क्या निकाला, अभी हमने ये निकाला मास ऑफ 1 कार्बन, क्या हमने निकाला, मास ऑफ 1 कार्बन एटम का वैल्यू निकाला, कितना वैल्यू होता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, हमने क्या निकाला, मास ऑफ 1 कार्बन एटम ने निकाल लिया। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, sir. नो सर। आई थिंक No, sir. कोई बच्चे बोल रहे कि मेरी स्क्रीन हैंग हो गई है, 2 सेकंड बच्चों, में एक बार उसको रिफ्रेश करता हूँ। बीच बीच में होती है सर, ऐसे नहीं होती। ओके, अभी दिख रहा है प्रॉपरली, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. ठीक है ना, चलो ओके। तो हमने क्या किया, मास ऑफ 1 कार्बन एटम हमने निकाल लिया, कितना आंसर आया, 12 मल्टीप्लाई बाय 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 आया। ठीक है ना, इतना आ गया। अब देखो हम पीछे जाते हैं, फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/12। हाँ फॉर्मूला क्या था, 1 एम का फॉर्मूला क्या था, 1/12 फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला में ये था 1/12, 12 मल्टीप्लाई 12 है ना, ये था हमारा फॉर्मूला। हाँ ये था, तो हमने क्या, अब मैंने क्या किया, मैंने वही फॉर्मूला पुट कर दिया। क्या क्या मैंने पुट किया, मैंने पहले क्या लिखा, 1/12 लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, 1/12 लिख दिया, मल्टीप्लाई किससे, क्या, मास ऑफ 1 कार्बन एटम से, किससे, क्या, मास ऑफ 1 कार्बन एटम का भी हम जो मास है उससे मल्टीप्लाई, क्या हमारा मास था, 12 मल्टीप्लाई बाय जो आंसर था। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 1.66 × 10⁻⁻24। अब क्या हुआ, मैंने 12 और 12 को मैंने कैंसिल कर दिया, तो मुझे क्या मिला, मुझे 1 AU का वैल्यू पता चला। क्या मुझे मिल गया, मुझे 1 AU का वैल्यू पता चला, कितना पता चला, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। समझ पड़ा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अभी मैं वापस बता रहा हूँ, अगर आपको कोई बोले कि मास 1 AU मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, 1 AU इज इक्वल टू 1 Mass of- एटॉमिक मास यूनिट विच इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, सर रिपीट करें। Yes, sir. तो वापस बोल रहा हूँ, देखो वापस बोल रहा हूँ, समझो, ठीक है ना। अगर आपको कोई पूछे कि बेटा 1 AU का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि सर इट इज इक्वल टू 1/12, इट इज इक्वल टू 1/12
मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन कार्बन आइटम। क्या बोलोगे? बोलो बच्चों, साथ में बोलो। 1/12 is equal to 1.12 into 1 mass of carbon atom. हाँ, एकदम परफेक्ट। तो आप क्या बोलोगे कि 1 mu क्या होता है? इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन कार्बन आइटम। इसका मतलब होता है 1 mu का मतलब। फिर उसका वैल्यू कैसा आया? तो उसका वैल्यू हम क्या करेंगे? कार्बन का मास फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलता है? हमें ये वाले वैल्यू मिल जाता है, दैट इज 1.66 into 10⁻⁻24। ये हमें ग्राम में मिला। जब हम इसको केजी से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100। बस 1000 कर दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 10⁻⁻27 आ जाएगा, ठीक है ना। और आपको ये भी ध्यान रखना है, ये क्या आपका है? ये आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इससे कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। इससे कोई डायमेंशन नहीं है ग्लास में, ग्लास, ठीक है। ये वाला Yes, पार्ट sir. समझ में, ये वाला पार्ट समझ में आया आपको बच्चा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो बच्चा? आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. फाइन फाइन फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ओके। तो ये जो स्क्रीन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. हाँ हाँ बच्चा, एयू जो हमारा क्या था? वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, वो हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। चलो, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. जी। अब देखो, अब हमें ये अभी हमें ये देखना है, अभी हमें ये वाला पार्ट देखना है कि हमें वाई वी नीड एवरेज एटॉमिक मास। वाई वी नीड एवरेज एटॉमिक मास। देखो बच्चों, ये जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ ना, मैं फ्रैंकली चैलेंज मार के बोल सकता हूँ, ये जो पढ़ा रहा हूँ आपको एकदम एडवांस लेवल पढ़ा रहा हूँ। ये आप आकाश, बायजूस या बड़े बड़े जो कोचिंग है वहां पे जाओ, तब भी आपको, तब जाके आपको मिलता है, ठीक है ना। तो आप प्रॉपर्ली समझिए, जो भी डाउट लगे तो थोड़ा स्लो चलेंगे पर चलेगा, आपको हर एक चीज समझना है, इस मोटिव से पढ़ाई करना है, ठीक है। Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, चले फाइन। अब देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हमें एवरेज एटॉमिक मास क्यों चाहिए, है ना। हमें एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत क्या पड़ी? तो आप ये बोलोगे कि इसके रीजन ये है, बिकॉज जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना, जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके पास क्या है? उनके पास उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स है। क्या है उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ Isotope. आइसोटोप्स है, ठीक है ना। क्या आइसोटोप्स है मतलब क्या? अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि बेटा कार्बन 12 का एटॉमिक मास क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर 12। क्या बोलोगे? 12 बोलोगे। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि सर, रुको, आई थिंक एक बच्चा बोल रहा है हैंग हो रहा है, मैं एक बार वापस रिफ्रेश कर रहा हूं। दिख रहा है प्रॉपर्ली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अगर मैं बोलता हूं कार्बन 12 का मास कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर 12 होगा। अब देखो, हाँ, लेकिन मैं बोलूं कार्बन एटम का क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर हमको पता नहीं। क्यों? तो क्योंकि कार्बन कितने आइसोटोप्स होते हैं? आप बोलोगे सर कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है और कार्बन 14 होता है ना। तो क्या करेंगे? एवरेज हम क्यों लेते हैं? जब हम इन तीनों का एवरेज लेंगे ना, जब हम तीनों का एवरेज लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एवरेज एटॉमिक मास मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हो, ये जो इस टेबल में आपको दिया तो नहीं है, लेकिन जो आपको कार्बन होता है उसका एवरेज एटॉमिक मास कितना आता है? उसका एवरेज एटॉमिक मास आता है 12.01 यू आता है। कितना आता है? 12.01 यू आता है। यू मतलब क्या? यूनिफाइड मास या तो एटॉमिक मास यूनिट। सच पढ़ा? या तो मैं यू लिखूं या मैं एयू में लिखूं, दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है। समझ रहे हो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं, हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालने की जरूरत क्यों पड़ी।
तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप ये बोलोगे सर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, हर एक आइसोटोप का डिफरेंट डिफरेंट मास होता है ना। तो अगर हमको एक सिंगल क्वांटिटी बनाना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन सबका एवरेज लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं ये बोलता हूं कि अगर मैं बोलता हूं प्रदीप है, क्या मैं बोलता, अगर मैं बोलता प्रदीप है, प्रदीप का केमिस्ट्री के फर्स्ट एग्जाम में, जी जी बेटा मैं आपको खाली एग्जाम्पल, मैं खाली आप एग्जाम्पल है, ठीक है ना, समझाने के लिए। ओके ले सकता हूँ आपका ले सकता हूँ, परमिशन है? ठीक है चलो फाइन, चलो चलो। अब देखो प्रदीप का फर्स्ट एग्जाम में मांग के चलो कितना मार्क्स आया, 20 में से मांग के चलो उसका आया 18 मार्क्स। सेकंड एग्जाम में मांग के चलो प्रदीप का आया 19 मार्क्स। अब मांग के चलो थर्ड एग्जाम में कितना आया, कितना मांग के चलो 17.5 मार्क्स आया, है ना। अगर मैं प्रदीप से पूछूं, प्रदीप आपका केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में कितना मार्क्स आया था, तो आप क्या बोलोगे 18 मार्क्स आया था। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एवरेज कितना आया था, क्या आप 18 बोलोगे? नहीं, आप क्या करोगे, आप इन तीनों का क्या लोगे, एवरेज लोगे, और जो भी आपका एवरेज आएगा आप वो नंबर क्या बोलोगे, सर को बोलोगे कि सर मेरा 18.5 मार्क्स आया। क्या बोलोगे, मेरा 18.5 मार्क्स आया। अब समझ पड़ा बच्चों कि हम एवरेज एटॉमिक मास क्यों फाइंड करते हैं? यस सर। ओके समझ पड़ा? यस सर। तो आपने बोला डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट हाँ। आइसोटोप्स के लिए क्या था? हाँ वापस बोल रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स है, हर एक आइसोटोप का अलग अलग मास है ना, अलग अलग मास है। तो देखो कहने का मतलब क्या है, ये तीनों सब क्या है, ये सब क्या है, सारे के सारे क्या है, कार्बन ही है, सारे के सारे क्या है, कार्बन है। अगर मैं बोलूं कि कार्बन 12 का मास बताओ तो आप क्या बोलोगे, सर 12 है। लेकिन बोलूं कि सिर्फ कार्बन एटम का बताओ तो आप क्या बोलोगे, अब ये बोलोगे सर 12.01 है। तो आप सर बोलोगे ये कहां से आया, तो आप ये बोलोगे सर मैंने इन तीनों के लिए मैंने इन तीनों का एवरेज के लिए मैंने इन तीनों का एवरेज ले लिया, तब जाके मेरा ये आंसर आया। समझ पड़ रहा है आपको? Yes, sir. अब देखो बच्चों यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा, ये टेबल दिख रहा है आपको? अब देखो ये टेबल में यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो क्लोरीन का दिख रहा है, क्लोरीन का कितना दिख रहा है, 35.45 है ना, क्या दिख रहा है 35.45। तो इसका रीजन कहाँ से आया ये वाला पार्ट, तो अब ये बोलोगे सर कार्बन के क्लोरीन के दो आइसोटोप्स है, कौन से, एक कार्बन सॉरी एक क्लोरीन 17 का है, दो आइसोटोप्स है, ठीक है ना, 35। यस सर। सॉरी एक क्लोरीन 35 होता है और एक क्लोरीन क्या होता है 37 होता है, क्या होता है 37 होता है। तो इन दोनों का जब आप एवरेज लोगे ना तब जाके आपका ये आंसर आएगा। सच पड़ा, क्यों, क्योंकि दोनों का अलग अलग आइसोटोप है, हर एक आइसोटोप का अपना अलग वेट है। समझ पड़ा बच्चों? यस सर। तो हेलो, यस सर। पक्का समझ में आया प्रॉपर्ली? Yes, sir. यस सर। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके तो यहाँ पे एक बार आपको रिपीट करना कौन सा वाला पार्ट रिपीट करो बच्चा, बताओ मुझे। जो सर अभी आपने बताया। हाँ हाँ क्लोरीन। क्लोरीन का, अब देखो यहाँ पे क्लोरीन एटम का एक अलग मास क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा होगा रिलेटिव एटॉमिक मास, क्या लिखा है आपका, रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा है। तो कितना आंसर है इसका, 35.45 है, क्या है 34.45 है। सर ये वैल्यू कहाँ से आया, तो आप बोलोगे सर क्लोरीन क्या है, क्लोरीन का दो आइसोटोप, कौन सा, एक क्लोरीन 35, एक Cl 35 है और एक Cl 37 है। इसका अलग मास है, 35 वाले का अलग मास आता है और 37 वाले का अलग मास आता है। जब आप ये दोनों मास का क्या कर दोगे, एवरेज निकाल दोगे, एवरेज निकालोगे किसके, उनके नेचुरल अबंडेंस से, उनके नेचुरल अबंडेंस से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये 35.45 मिलेगा। समझ आया बच्चा? Yes, sir. यस सर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी हम क्या करेंगे, अभी तो हमने थ्योरी पढ़ लिया, अब हम क्या करें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला पार्ट है H2O, वाटर निकालो, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालो और स्क्रीन जल रही है। CH4। Sir, आपकी screen hack होगी। 2 सेकंड को बस 2 सेकंड को,
ये रात को आई थिंक प्रॉब्लम होता है क्योंकि आप लोग का भी नेटवर्क खत्म हो रहा है और यहाँ पे थोड़ा वाईफाई स्पीड थोड़ा सा मतलब तो हाई है, लेकिन फिर भी दिख रहा है। क्वेश्चन दिखाई दिया? Yes, sir. हाँ, तो अभी आप इससे कैसे निकालोगे बच्चों इनका एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? तो आप ये ऐसे लिखोगे, वाटर निकालोगे कैसे निकालोगे? 2 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे निकालोगे, राइट? है सर ना? 18 आएगा। yes sir तो आप क्या Sir, बोलोगे? 18 होगा, 2 इंटू 2 प्लस सर 18 आ रहा है। हाँ 2 इंटू 1 प्लस 16, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 18। कितना आएगा आपका? 18 आएगा। सच पड़ा बच्चों? 38 yes sir क्या बोल रहे Yes, sir. क्या बोल रहे हो? 44 U आएगा अगले का। आवाज कट रही है आपकी बच्चा। सर अगले का 44 होगा 40 आप 44 चैट बॉक्स आप चैट बॉक्स यूज करो बच्चों, चैट बॉक्स यूज करो, है ना? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना आएगा बच्चा? आएगा बताओ जरा। 44 कितना आएगा? 44 आएगा। तो कैसे पता चला कि इसका 12 प्लस 2 into 16 into 16 ये आ गया। वैसे क्या होगा? मिथेन कैसा होगा? यस बच्चों, वेरी गुड। 16 क्या आएगा। होगा? सर 16। प्लस 4 इंटू 1, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आएगा 16। ठीक है ना? अब चलो, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मुझे बताओ, चलो बच्चों, यूरिया का एटॉमिक मास क्या है? चलो बताओ जल्दी फटाफट, जिसको आता फटाफट बताओ चैट बॉक्स में यूरिया के बारे में। यूरिया का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? स्ट्रक्चर पता है उसका? No, sir. हाँ, तो लिखो। यूरिया का ये होता है NH2CONH2, ये उसका फॉर्मूला। सर 60.06। स्क्रीन दिख रही है मेरी कि नहीं दिख रही है? Yes, sir. नो सर। अभी दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। हाँ, 60.06 कितना आ रहा है? 60.06 ओके, तो अब कैसे निकाल सकते हैं हम? यहाँ पे देखते हो, इसको नाइट्रोजन कितना होता है? 14 प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस कार्बन कितना है? 12, ऑक्सीजन कितना है? 16, अगेन 14 प्लस 2 इंटू 1। तो जैसे आप इसको करोगे तो आपको कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? हाँ, वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो समझ में आ रहा है ना आपको? राइट, कैसे समझ में आ रहा है आपको? ओके, चलो चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब मुझे कौन बताएगा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? प्लीज यूज चैट बॉक्स यूज करो। सर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बता जरा। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ कुछ बोलो, ऐसा नहीं मतलब कि थोड़ा सा शांत हो जाओ पूरा, है ना? तो अब हम क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? हम ये बोल सकते हैं Average when, relative mass of its molecules. हाँ ये भी बोल सकते हैं, फिर आप ये बोल सकते हो when टू डिफरेंट टू, या फिर क्या बोल सकते हो? when एटॉमिक, जब हम एटॉमिक मास को क्या करते हैं? एड अप करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। मतलब कि जब हम मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, हाँ, द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, है ना? जब हम जितने भी एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, एक मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने बोला, वेरी गुड बच्चा, क्या एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, एल्जेब्रिक सम ऑफ मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, चलो सही जा रही है। ओके, अब देखो बच्चों, हाँ ये तो आपने देख लिया। सुक्रोज, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास क्या फाइंड आउट करो जरा बच्चों? सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास क्या फाइंड आउट करो फटाफट जल्दी, कम ऑन, यूज द चैट बॉक्स। स्ट्रक्चर आई थिंक इसका होता है C12H22O11। अब इसे देता हूँ, C12
H22O11, या इसका फॉर्मूला होता है, यूज करो। चलो फटाफट, कम ऑन, बताओ इसका आंसर 342.3. कितना आ रहा है। 342.3. तो आपको कुछ आपका आंसर आ जाएगा, आप काउंट कर लेना, प्रॉपर्ली काउंट कर लेना। 342 कितना बताया आपने, 0.3। 3. ये 0.3 कहाँ से आ रहा है, ये तो नहीं आना चाहिए। गूगल से। हाँ, गूगल थोड़ी यूज करना है, ये सही अपना, गूगल यूज कर रहे हैं तो ही जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। अरे गूगल थोड़ी यूज करना है। देखो कैसे यूज करोगे, 12 × 12 प्लस 22 × 1 प्लस एक 16 × 11, सर 342 342। sir. हाँ, कितना आएगा, 342 ग्राम पर मोल। 342. कितना आएगा, ग्राम पर मोल आएगा। 42. यस सर। ये देखो बच्चों, इतना इतना गूगल यूज नहीं करना, ठीक है ना। पढ़ाई कर रहे ना तो अपने आप से प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमेशा गूगल आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर की है ये, जो गूगल नहीं है, मल्टीप्लाई करने के लिए। हाँ ठीक है, आपको डांट नहीं रहे, आपको सबको नहीं, आपको क्यों नहीं बोल रहे, सबको बोला जा रहा है, ठीक है ना। आप अपने करो, दिल पे मत लो इसको, ठीक है। हाँ चलिए, इतना Yes, नहीं sir. इतना नहीं सोचना, ठीक है प्रदीप जी। Yes, sir. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, ये तो आपने पढ़ लिया। आपका और एक कॉन्सेप्ट है, एक होता है आपका फॉर्मूला मास। क्या होता है, होता है आपका फॉर्मूला मास। ये फॉर्मूला मास कहाँ से आया, तो बता सकता है मुझे, ये हमारा फॉर्मूला मास कहाँ से आया। कमान बच्चों, ट्राई करो, बोलो बोलो। ए, गूगल नहीं करना है, बोलना है। गूगल का। ओके फाइन, बोलो क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला मास क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला मास क्या होता है। आपने पढ़ा है, तो ट्राई तो कर सकते हो। किसी मास को निकालेंगे जो फॉर्मूला यूज किया जाता है। नहीं बच्चा, नहीं नहीं, आप थोड़ा अच्छे से और ट्राई करिए। अब देखो, फाइन, अब देखो, किसी भी फॉर्मूले का मास नहीं, फॉर्मूला सो नहीं है बच्चा, तो ये बात अब बता देता हूँ। देखो, हम फॉर्मूला मास कब यूज करते हैं, हम फॉर्मूला मास कब यूज करते हैं, तो आप ये बोलोगे, व्हेन, इसको लिखो, लिखो इसको नोटबुक में, व्हेन यस सर। when the molecule does not do not लिखो, when the molecule does not exist in when the molecule do not exist in discrete unit। स्क्रीन हैंग हो रही। स्क्रीन है, रुको स्क्रीन है। रुको 2 सेकंड रुको, मैं हेल्प करता हूँ, 2 सेकंड। अभी दिख रहा है, राइट। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ओके ओके, Sir. हाँ sir, No, sir. तो हाँ बोलो। ओके फाइन, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ऐसे लिखोगे, व्हेन द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिट इन, कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं, व्हेन द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट यूनिट। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है, ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो, व्हेन, लिख दो व्हेन आयंस आर फॉर्म्ड, व्हेन आयंस आर फॉर्म्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी आईएमपी है, इसको लिख लो फटाफट बच्चों, ध्यान दो, क्योंकि तो व्हेन आपको क्या करें, दो वापस बता रहा हूँ, समझो आराम से। व्हेन द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट यूनिट, मतलब क्या, उसका कोई फिक्स यूनिट नहीं है, वो 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 1,00,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ उसका प्रॉपरली पता नहीं है। और ब्रैकेट में लिखना, व्हेन आयंस आर फॉर्म्ड, क्या लिखोगे आप, व्हेन Ions are आयंस, एग्जाम्पल लिखो इसका NaCl, क्या लिखोगे, इसका एग्जाम्पल लिखो NaCl, और लिखा है यहाँ पर, ये क्या है आपका आयनिक कंपाउंड है, क्या कैसे कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है बच्चों। Yes, sir. yes sir. हाँ, अब इसका और एक प्रॉपर वे में लिखो, इसको लिखो इसके बारे में,
फॉर्मूला मास इज द सम ऑफ, लिखो, फॉर्मूला मास इज द सम ऑफ atomic mass of the ions, atomic mass of the ions present in the formula unit of an ionic compound, वापस बोलो बच्चों, दोस्तों देखो क्या लिखा है। अगर आप फर्स्ट वाले चीज को याद नहीं रखते तो कोई बात नहीं, आपको क्या याद होना चाहिए। अगर मेरे माइंड में अगर सर ने पूछा है फॉर्मूला मास क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ उसके अंदर क्या होता है, आयंस। क्या होता है, आयंस होते हैं। मतलब क्या, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, है ना। उसके बाद आप क्या डिफरेंस रखोगे, ये लिखोगे, दैट इज फॉर्मूला मास इज द सम ऑफ atomic mass of ions present in the formula unit of a ionic compound। ठीक है, तो सेकंड को यहाँ पे, इससे मैं इसको और लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा है NaCl, क्या लिखा मैंने, NaCl लिखा। ठीक है ना, अब देखो जब भी मैं NaCl को पानी में डालता हूँ क्या होगा, ऐसा बनेगा Na प्लस NCl, ऐसा बनेगा ना। क्या बनेगा, Yes, sir. Na प्लस NCl माइनस। अब देखो मैं अब बोलूंगा, हो गई। स्क्रीन नहीं चल रही। 2 सेकंड को, अब दिख रही है ना। यस होगा। हाँ, अभी मैं क्या बोलूंगा, Na प्लस, तो Na प्लस मतलब क्या होगा, इसका मास कितना होगा, 23 होगा, ये होगा, Yes, sir. इससे कितना होगा, 28 35.5 होगा। तो अब क्या करो, दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा, 58 58.5 U। तो ये क्या होगा, ये होगा उसका फॉर्मूला मास। मतलब कि फॉर्मूला मास हमें तब यूज करना है जब किसी मॉलिक्यूल्स में आयंस हो। क्या हो उसमें, आयंस, मतलब क्या, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। मतलब कि एक कैटायन बने और दूसरा एक एनायन बने। समझ पड़ा बच्चों, Yes, sir. कोई दिक्कत। No, sir. सर रिपीट कर दो सर। जी बता, रिपीट कर रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले ये पॉइंट्स हमने लिख दिया, जो नीचे जो लिखा है मैंने, इस पॉइंट्स को लिख दिया। ठीक है ना, ओके। तो कहने मतलब कि मैं ये बोल रहा हूं कि फॉर्मूला मास हम किसको कहते हैं, फॉर्मूला मास हम उसको कहते हैं जब किसी भी कंपाउंड के अंदर वो आयन फॉर्म में हो। आयन मतलब क्या, मतलब कि जब उसको हम पानी में डाल कर किसी में डालेंगे तो क्या होगा, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में सेपरेटेड हो जाए, है ना। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका फॉर्मूला मास आ जाएगा। क्या आएगा, उसका फॉर्मूला मास हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अब देखो जब मैंने बोला NaCl, जब मैंने बोला NaCl, अब मुझे बताओ बच्चों, NaCl का रेशियो क्या है। आप क्या बोलोगे, सोडियम का रेशियो 1 है और क्लोरीन का रेशियो क्या है, 1 है ना। ऐसा बोलो कि नहीं बोलोगे, है ना। यस सर। अब मान के चलो, अगर मैं इसको ऐसे लिखा Na4Cl4, क्या है, गलत है। अब ये क्या बोलोगे, नहीं सर ये भी सही, क्योंकि 4/4 क्या होता है, 1/1, 1/1 ही यस होगा। सर। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज Na5Cl5, Yes, sir. ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट। यस सर। तो आप क्या बोलोगे 5/5, 1 क्या आएगा, 1/1 आएगा, है ना। तो मतलब क्या, फॉर्मूला मास क्या होता है, एक सिंपलेस्ट यूनिट होता है। क्या होता है, सिंपलेस्ट यूनिट होता है। जैसे मान के चलो, अगर मैं इसको ऐसे लिखा Na सोडियम, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ Na100Cl100, ये मान के चलो एक पूरा कंपाउंड है, लेकिन इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। आप क्या बोलोगे, सर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म Na और Cl है। क्या है, यस सर Na NaCl। और Cl है। ठीक है ना। तब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला मास यूज करते हैं। समझ में आया बच्चों, Yes, जी। sir. Yes, sir. पक्का समझ में सबको आया अच्छे से, Yes, sir. सर ओके। दोबारा रिपीट कर दो। जी रिपीट करो। ठीक है ना, 2 सेकंड को एक बार खाली कर दो, थोड़ा सा खाली पेज में लिखना है मुझे, तो अच्छा से रहेगा, समझ में आएगा। ठीक है ना, ये पेज में लिखता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास कहाँ पे काम आता है, जब आपका
कंपाउंड में क्या हो सकता है वो आयंस Ion. किस फॉर्म में होगा, Ions आयंस के on फॉर्म में, ions, ठीक है ना। cations, anions. हाँ Yes, sir. कैटायंस एनायन के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, अगर मैं NaCl की बात करूं, हमको पता नहीं कि NaCl इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्या पता NaCl ऐसा एग्जिस्ट करता होगा, Na100 Cl100, ये भी हो सकता है ना। अगर आप इसे प्रोपोर्शन करते क्या होगा, सोडियम 100 है, Cl भी कितना 100 है, तो रेशियो क्या बना 1:1 ही तो बना। तो ये भी 1:1 है और ये भी 1:1 है। तो मतलब क्या, फॉर्मूला में सब कुछ करते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको सिंपल बना के करते हैं, उसमें सिंपल फॉर्म बनाने के लिए हम फॉर्मूला में यूज करते हैं। सच पढ़ा? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए, अब मुझे बता, अब तो ये तो हमने देख लिया, ठीक है ना। अब हमें और एक चीज, हमें टेबल यहाँ पे टेबल निकालते हैं, टेबल एक बनाते हैं, ठीक है ना। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं Molecular. Mass. मॉलिक्यूलर मास लिख रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला मास। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि सर जो फॉर्मूला मास में क्या होता है, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ Ion. आयंस के बारे में। लेकिन आप क्या बोलोगे, जब आप मॉलिक्यूलर मास के बारे में क्या बोलोगे आप मॉलिक्यूलर मास के ये बारे में बोलोगे, इट इज द सम ऑफ Atomic mass. एटॉमिक Mass. मास ऑफ मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स, क्या बोलोगे, एलिमेंट्स क्या कहो, तो वो एलिमेंट्स का होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, फॉर्मूला में आयंस आ रहे हैं और मॉलिक्यूलर मास में क्या आ रहा है, एलिमेंट्स क्या आ रहा है, उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं। समझ पड़ा ना? Yes, The sir. screen. हाँ बोलो बच्चों, स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Sir. Yes, sir. 2 सेकंड बच्चों, स्क्रीन का मुझे कुछ ना कुछ इशू करवाना पड़ेगा। दिख रहा अभी? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है। सेकंड चीज आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे कि सेकंड चीज आप ये लिखोगे, जो फॉर्मूला मास है ना, जो हमारा फॉर्मूला मास है, हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें एम्पिरिकल फॉर्म क्या करते हैं, यूज करते हैं, हम उसमें Empirical formula. एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या करते हैं उसमें, हम उसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला। और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, वो हमारा रेशियो क्या करता है, वो हमारा रेशियो डिफाइन करता है। क्या करता है, हमारा रेशियो डिफाइन करता है, Yes, we should become. ठीक है। स्क्रीन दिख रही है प्रॉपरली? No, sir. Yes, sir. Sir. दिखना चाहिए, तो आपको दिख क्यों नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दिख रही है। So दिख रही है. Sir, दिख रही है. दिख रही है. ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज लिंक्ड विथ Empirical formula. एम्पिरिकल फॉर्मूला। और एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें क्या दिखाता है, Sir, Ratio. हमें, Simplest whole number ratio. हाँ वेरी गुड, ये किसने बोला, ये किसने बोला अभी? Sir, Aniket. वेरी गुड अनिकेत, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा पकड़ रहे हो आप। तो क्या दिखा रहा है, सिंपल होल नंबर शो करता है, ठीक है ना। और आप इसके एग्जांपल क्या लिखोगे, इसके एग्जांपल लिखोगे NaCl के बारे में, ठीक है ना। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करते हैं, आप क्या बोलोगे, इट इज लिंक्ड विद द मास ऑफ एटम Present in compound. इन ए मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सबका मास हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। इसके एग्जांपल आप क्या बोलोगे, इसके एग्जांपल बोलोगे आप C6H12O6, मतलब किसका, ग्लूकोज का। क्या बोलोगे, ग्लूकोज का, है ना। अब देखो, जब हम बात करते हैं ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो हम क्या बोलेंगे, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो क्या बोलोगे, सॉरी इसको डिवाइड बाय 6 कर दो तो आप क्या बोलोगे, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो आप क्या बोलोगे, सर ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे 1:2:1, है ना। क्या बोलोगे 1:2:1 बोलोगे, है ना। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं, आप क्या बोलोगे, सर उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। क्या होता है, C6H12O6। O6. समझ में आया बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. अच्छा तो ठीक है,
आज के लिए हम इतना काफी करते हुए देखो हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा है, हमने बहुत डिफरेंस पढ़ा है। ये डिफरेंस बहुत बेसिक्स में एग्जाम में काम में आएगा, ठीक है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज से क्लास आपको मजा आया, प्रॉपर्ली समझ में आया जो हमें पढ़ा रहा था? Yes, sir. आई थिंक देखो जैसे जैसे बच्चों में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आई थिंक स्कूल में इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ाते, राइट? आई थिंक मैं ज्यादा समझता हूँ, Yes, sir. है ना, इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे आपको, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे कि इसका इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, है ना। तो ये सब चीज के बारे में हम करेंगे। ओके Yes, sir. यस सर। ओके, सो आज हम यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके सो Okay, अगेन, ठीक है ना। तो मैं ये जो नोट्स है मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर, अभी सेंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फिर आपको इजी रहेगा, ठीक है ना। और फाइन, कल आपका मैं क्लास है, राइट? Yes, sir. कल मेरा कितने बजे क्लास है आपका, जरा बता सकते हो मुझे? 9 बजे शायद। हाँ, कल हमारा 9 बजे क्लास है, तो जल्दी फ्रेश हो जाना, है ना, ज्यादा टाइम हमको ज्यादा टाइम भी मिलेगा, ठीक है। तो कल 9 Yes, बजे वाले क्लास में प्रॉपर्ली हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. कल क्या पढ़ेंगे हम? कल हम क्या करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट को फॉर्मुला, मतलब कि कल हम मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे और हम क्या करेंगे पता है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल के दिन। Yes, sir. हमने sir. पढ़ाई Yes, sir. जो हमने पढ़ाई तो फिजिक्स और मैथ्स की क्लास लगेगी? क्या बोल रहे बच्चा? कल नहीं है, कल नहीं मैथ की क्लास। मैथ की नहीं, कल 2 दिन हो गई है। हाँ, मुझे पता नहीं उसके बारे में, लेकिन मैंने कहना क्या चाहता हूँ कि हमने बहुत सारा थ्योरी पढ़ लिया है। अभी हम क्या करेंगे, कल हम मोस्टली ज्यादा टाइम Yes, करेंगे sir. न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, Yes, ठीक sir. है, Numerical. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सर कल नहीं है केमिस्ट्री क्लास। क्या बोल सब रहे हो बच्चा? फिजिक्स की क्लास है। सब फिजिक्स की क्लास है। और मैथ की क्लास है। कल केमिस्ट्री और फिजिक्स। 2 सेकंड रुको, मैं एक बार देख लेता हूँ, 2 सेकंड रुको, 2 सेकंड प्लीज रुक जाओ, कल वेडनेसडे है। तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ सर अब आपकी कल फ्राइडे हमारा और क्लास सैटरडे को लगेगी? 2 सेकंड बता, यस सर। सर देखा भी सर मैंने। तो मैं 2 मिनट को दो देख लेता हूँ मैं थोड़ा सा। फिजिक्स और मैथ की। Yes, sir. अच्छा ऐसा है क्या? ओहो, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, राइट 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 राइट। कोई बात नहीं, फ्राइडे कोई को बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जितना भी हमने पढ़ा है, देखो हमने कौन सा पार्ट पढ़ा, अभी हमने एयूएमए के बारे में पढ़ा, राइट, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ा, है ना। Yes, sir. हाँ हाँ, तो हम आप यहाँ तक पूछ लो। हाँ क्रिश, कुछ पूछना पूछ लो आप बेटा। सर एलिमेंट का जो आपने बताया ना, कार्बन का जो C12 होता है उसमें 12 भी रहता है हमेशा। हाँ मतलब कि आप ये बोलोगे ना, कार्बन 12 का मास कितना होता है, 12 बोलोगे, लेकिन जो उसको दूसरे आइसोटोप्स होते हैं ना, उनका मास अलग होता है। एक का 13 पॉइंट समथिंग 13.00 है, कार्बन 14 का क्या है आपका, थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा है, 14 पॉइंट समथिंग है। तो आप जब इसका एवरेज निकालोगे ना उसके नेचुरल अबंडेंस के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा, 12.01 आएगा आंसर, ठीक है। सर एटम का मास होता है ना जिस किसी भी एलिमेंट का, वो उसके डबल होता है, कई युगों उसमें गलता है, डबल से एक ज्यादा होता है, वो कैसे होता है? हाँ वो बोल रहा ना, उसके ऐसे देखो, ये जो हम बोल रहे हैं थोड़ा ज्यादा होता है, वो हम क्या करते हैं, वो एवरेज निकालते हैं सबका, तो इससे ज्यादा आता है। अगर हम सिंगल एंटिटी निकाले तो सेम ही आएगा, ठीक है ना। इसके बारे में हम बाद में प्रॉपर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं समझ रहा हूँ आपका जो क्वेश्चन है ना, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। हाँ पंकज बोलिए। यस सर, थैंक यू सर। सर लिमिटिंग रिजेंट क्या होता है? बेटा लिमिटिंग रीजन वाला जो पार्ट है ना, ये बाद में लेक्चर अमाउंट में। ये हम क्या करते हैं, जो चीज पहले खत्म हो जाती है ना, उसको हम लिमिटिंग रीजन बोलते हैं, है ना। तो ये जो बेसिस पार्ट है बाद में करेंगे, अभी रहने दो इसको, क्योंकि सब कुछ मिक्स नहीं करना है ना। लोग पढ़ेंगे सबसे पहले ये इस चैप्टर का जे वाला पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। हमारा मेन मोटिव तो वही है ना, हमारा sir. जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस चैप्टर में से जो जे का जो क्वेश्चन था वो आपको पता चलना चाहिए। हाँ, और किसी कुछ पूछना है बेटा? सर ओके फाइन, तो आज से क्लास मजा आया आपको सबको अच्छे से? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, श्रद्धा केयर। एंड कब मिलेंगे अगेन? फ्राइडे को मिलेंगे, मजे करते हैं, ठीक है ना। तब तक अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, और गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट सर। Good night, sir. Right.